Now we'll start the class. We have done till manure and fertilizers topic हम लोगों ने कर लिया था और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था. इवन इरिगेशन भी मैंने स्टार्टिंग के फेज को समझाया था. कल आपकी क्लास मॉर्निंग में होगी. एक सेकंड के लिए पॉज करें, टाइमिंग बता देते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर. इरिगेशन का मतलब होता है वाटर सप्लाई करना एंड प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड ऑफ मीन्स ऑफ कैनाल. कैनाल होती है छोटी छोटी नालियां, जैसे छोटे छोटे ड्रेनेज है ना, कैनाल. रिजर्वायर वो होता है जहां कहीं हमने पानी कहीं पर इकट्ठा कर रखा हो, जैसे टैंक्स बना रखे हो, सीमेंटेड टैंक्स बना रखे हो छोटे छोटे, उसको बोलते हैं रिजर्वायर. रिजर्वायर हो गया. नाउ वी हैव वेल्स. वेल्स सबको पता है, कुएं. ट्यूबवेल्स. ट्यूबवेल्स किसको पता है? अवंतिका. Didi, can I say it in Hindi? Tube wells are actually, we have seen it in the village. Okay, now tell me fast. It's a big pipe thing. Okay. और उसे हम हिंदी में बोरिंग टाइप कुछ कहते हैं. देखो, ट्यूबवेल इज एक्चुअली अ बोरिंग. Yes. बट जो पानी का आउटलेट होता है, यस ऋषभ आप बताएं. आपने हैंड रेज किया था, बताएं. जो आता है वो बोलो. ट्यूबवेल क्या होता है? प्रीत. ओके, प्रीत. नलका. ओके, आप देखो, सुनो. दैट्स नॉट नलका. ट्यूब नो इट्स नॉट दैट. ट्यूबवेल क्या होता है? सुनो, वो तो हैंड पंप है. नलका अलग है. सुनो, जैसे आपके घर में सबमर्सिबल लगा, ऐसे ही बोरिंग होती है, पर उसका जो आउटलेट पाइप होता है ना, वो बहुत मोटा होता है, बहुत चौड़ा होता है, बहुत थिक. तो ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है. आपने देखा होगा कहीं कुछ इस तरीके से पाइप, अगर इतना थिक पाइप निकला हुआ होता है पानी में, दैट्स ट्यूबवेल. और बहुत ही बढ़िया लगता है वहां पर जो पानी आता है, इतना ठंडा ठंडा पानी आता है. सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन इन विलेज समवेयर समटाइम. कभी देखा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ट्यूबवेल? नहाए कौन है वहां पे? चलिए, एनीवे आगे आते हैं. सो ओके, अभी राइट नाउ वी आर नॉट सपोज टू टेक बाथ. पढ़िए. सो 2 टाइप्स का इरिगेशन होता है क्लास. देखो, हमें इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए 2 फैक्टर्स है हमारे पास. फर्स्ट है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, कि आप क्रॉप्स देखोगे, आपकी क्रॉप्स को पानी ज्यादा चाहिए नहीं, आपने ट्यूबवेल से पानी छोड़ा हुआ है, तो भाई क्रॉप्स खराब हो जाएंगी. आपको पहला ध्यान रखना है आपकी क्रॉप, कि कितना पानी किस क्रॉप को चाहिए. दूसरा ध्यान रखना है सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. व्हाट आई एम सेइंग, कि सॉइल की क्वालिटी, अगर सॉइल ऐसी है, मान लो आपने गेहूं ग्रो किया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास जो सॉइल है आप वही ग्रो कर सकते हो, और सॉइल की क्वालिटी थोड़ी ऐसी है कि सॉइल वाटर होल्ड नहीं कर सकती, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, कम है, तो उस समय आपको कम पानी देना है, ज्यादा पानी नहीं देना. समझ आया? करिए एक सेकंड, प्राची पॉज. इसके बाद हमें ये पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन से इरिगेशन वाले सिस्टम है, कितने टाइप से हम इरिगेशन कर सकते हैं. तो हम लोग के पास ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है कि इरिगेशन आप कितने टाइप से कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट सिस्टम है बच्चों कैनाल. फर्स्ट सिस्टम है वेल्स. वेल्स तो कुएं होते हैं, सीधा वेल से कनेक्ट करके पानी लेकर आके हम सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं. पहला इरिगेशन मेथड है थ्रू वेल्स. सेकंड है कैनाल्स. कैनाल्स क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे. जैसे आपने ना कहीं पर एक टैंक बनाया, जिस टैंक में आप वाटर स्टोर करते हैं, इसी के साथ आपने छोटी छोटी पतली पतली ड्रेन्स बना दी. वो ड्रेन सीधा लैंड्स में जा रही है जहां आपने ग्रो कर रखी है क्रॉप्स. समझ में आया? ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पिजन्स बैठे हैं, पर ठीक है. समझ में आया? तो छोटी छोटी ड्रेन्स,
कभी आपने अगर खेतों में गए हो तो वहां पतली पतली नालियां बनी भी होती है ना, जिनको आप पैरों से तोड़ तोड़ कर आते हो, है ना, चलते ऐसे हो। नहीं तो तुम्हें लगता है यार यहाँ पानी वेस्ट हो रहा है, बीच में ईंट लगा के आते हैं। कुछ बच्चे तो जबरदस्ती के चोल करते हैं वहां पे जाके। समझ आया? कैनाल्स दे आर वेरी स्टीप एंड नैरो ड्रेनेज कनेक्टेड टू अ reservoir. Connected to a reservoir. What is a reservoir? Reservoir is a tank. Reservoir is just like a storage tank. That's the storage of water where you can store the water. Where is it stored? Where is it stored? Water stored in reservoir. Reservoir is a storage. So where it is stored? In a reservoir. And which type of water we stored, like rain water or river water or water from wells or tube wells? Yes. river water. The dam को use करके. Dam. Very good answer. Dam is also going to give reservoirs. आपको पता है जो डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स क्यों बनाए जाते हैं निखिल? डैम्स क्यों बनाए जाते हैं आदित्य? ये डैम्स कई रीजन से बनाए जाते हैं, तो वाटर को स्टोर करने के लिए, और कई बार अगर हम डैम्स को देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। या फिर हम कभी कभी वाटर के जो कहीं पर जो फोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए भी, कभी कभार वाटर का फोर्स बहुत ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए पानी को वहां भी डैम्स बनाते हैं। वैसे तो डैम्स का मेन यूज होता है कि पानी स्टोर करना, और सेकेंड जो स्टोर वाटर है ना उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आपको पढ़ाया है ये मैंने कि आप लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं, फिर वो वाटर गिरता है ना उससे टरबाइन घूमती है, बताया था ना। इसके साथ एक पाइप लगा होता है शाफ्ट, फिर जनरेटर, फिर इससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ पढ़ाया था, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था हम लोगों ने। सो रिवर कैनाल समझ में आ गया। अभी टैंक्स वही है, रिजर्वायर ही है, उन्हीं को ही हम लोग कैनाल और टैंक को, दो अलग अलग चीजें नहीं है, टैंक्स वही है, रिजर्वायर को ही टैंक्स बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, रिवर लिफ्ट सिस्टम और रिवर वैली सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे जो मैं बोलूंगी। अभी भैया बंद हुए तो ये नागिन जान समझे हमारे। In the southern part of the India, there are many steep, underline, there are many steep and narrow riverine valley where the rainfall is heavy but concentrated for 4 to 5 months. This is followed by dry season Rabi. So on the slope of these valleys, यहाँ से फिर perennial crops are cultivated at the bottom of the land in the valley and used by the single rice crop. Okay, ध्यान से सुनेंगे। जहां पर वैली, पता है वैली क्या होती है? पहले बताओ। वैली को हिंदी में बोलते हैं घाटी, पर वैली क्या है, कैसी जगह होती है वैली? अक्षर, नो, डेजर्ट इज नॉट अ वैली। वो माउंटेन्स के बीच से रिवर, माउंटेन नहीं, हिल्स। यस। अच्छा, माउंटेन और हिल्स में क्या डिफरेंस है? हिल्स छोटे होते हैं, वेरी गुड, माउंटेन्स बड़े होते हैं। तो जो वैलीज बनती है वो हिल्स के बीच में बनती है, और आपको पता है हिल्स के बीच में जो खाली पूरा रास्ता है दैट्स वैली, इसलिए इसका नाम है रिवर वैली सिस्टम। तो जो बारिश आती है, ऐसी जगह जहाँ थोड़ी हिल्स है, बहुत ज्यादा बारिश है, तो वहां पे बारिश का पानी नीचे आके वैली में इकट्ठा हो जाता है, और हम वहां पे ऐसी क्रॉप्स यूज करते हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए। आपको पता है राइस तो ग्रो होता है करीबन, अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पे इतना पानी, स्टैंडिंग वाटर, खड़ा रहता है पानी, आप आधे डूब सकते हैं जहाँ राइस ग्रो होता है। राइस ऑलवेज ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, खड़ा रहता है पानी वहां पर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन राइस क्रॉपिंग? Yes, I've seen it. This really need lot of water. Yes. So every time you cannot depend upon rain. तो आपने रेन वाटर रेन आसपास कहीं भी हो, वैलीज इस तरीके के एरियाज होते हैं जहां पे आसपास के एरिया का पानी आके इकट्ठा होता है, तो हमने वैली सिस्टम बना दिया। समझ में आया? आगे दे रखा है रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये तो सिंपल है,
रिवर लिफ्ट सिस्टम नाम दे रखा है खाली। रिवर लिफ्ट का मतलब होता है हार्दिक रिवर से पानी उठा के खेतों तक पहुंचाना। सीधा रिवर से ही कैनाल्स बना दी गई छोटी छोटी, देखो लिखा भी है। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर, सो सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन द एरियाज नियर द रिवर। तो यहाँ पर इन्होंने ज्यादा डिटेल तो नहीं लिखा, इन्होंने लिखा वाटर रिवर से लेकर आना। अब रिवर से आप तो जाएंगे नहीं कि आप बकेट भर भर के पानी ला रहे हैं खेतों में डाल रहे हैं, नो, दिस इज नॉट द वे। देन यू आर अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट फार्मर, है ना, इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क। पर यार आपका हार्डवर्क के मार्क्स मिल रहे हैं क्या कि पानी उठा उठा के जो फार्मर जितना लाएगा उसकी इतनी खेती अच्छी होगी? नो, आपको मार्क्स मिलेंगे कि आप पानी को रिवर से पहुंचाते कैसे हो। आपको हार्डवर्क नहीं करना, वहीं पे आप स्ट्रीप स्ट्रीप नैरो नैरो कैनाल्स बना दो, ड्रेन्स बना दो, सीधा रिवर का पानी आप अपने खेतों तक या क्रॉप्स तक पहुंचा दो। आगे है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक। सबसे पुरानी टेक्निक ही है इरिगेशन, क्योंकि हमेशा हम बारिश पर डिपेंड नहीं हो सकते, हमें पानी पहुंचाने का काम तो खुद ही करना पड़ेगा। तो द सप्लाई ऑफ वाटर इरिगेशन इज इरेगुलर और रिलायबल। जहाँ पे वाटर की सप्लाई सही नहीं होती, रेन अच्छे से नहीं आती, तो इरिगेशन ही रिलायबल मेथड है, हम इरिगेशन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इरिगेशन वाटर सप्लाई बाय रिवर इन द फ्लड कैरीज स्लिट, अंडरलाइन दिस, व्हिच एडेड टू सॉइल एनहांसिंग द फर्टिलिटी। देखो जहां पर हम रिवर से पानी भेजते हैं ना क्रॉप्स में, तो रिवर्स के साथ साथ रिवर की मिट्टी भी आ जाती है। और रिवर में पता है कौन सी मिट्टी होती है? वो पहाड़ों वाली मिट्टी होती है रिवर्स में। वो जो सॉइल होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होती है। तो उस वाटर के अंदर मिट्टी है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट है, सीधा न्यूट्रिएंट किसको मिला? हमारी क्रॉप्स को मिला। विद इरिगेशन कल्टीवेशन कैन बी डन ऑल ईयर अराउंड। इरिगेशन जब भी रहता है हम पूरे साल में कभी भी इरिगेशन कर, कभी भी पानी दे सकते हैं, मतलब पूरे साल में कभी भी पानी दे सकते हैं, कैसी भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं अगर आपकी वाटर सप्लाई अच्छी है तो, वरना हमें हर बार रेन पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो नाउ अभी फार्मर्स रेन पे कम डिपेंड होते हैं, इरिगेशन के मेथड्स को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। समझ आया? नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। It is a different way of growing crops which can be used to give maximum benefit. They are mixed cropping, intercropping and crop rotation. तो क्लास 3 टाइप की क्रॉपिंग्स आप करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, अगला क्या है? क्रॉप रोटेशन। एक बार पॉज करो जब तक बोर्ड क्लीन करो, ऑन करो। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, एंड क्रॉप रोटेशन। तो क्लास हमारे पास 3 टाइप्स के क्रॉप पैटर्न्स होते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशंस। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से सीखे, मिक्स क्रॉपिंग होता है कि आप एक ही लैंड पर, यहाँ पे वीट भी है, वीट के साथ आप लोगों ने यहाँ पे मस्टर्ड, फिर यहाँ पे रागी, फिर आपने बार्ले, फिर वीट, फिर मस्टर्ड, फिर रागी, इस तरीके से मिक्स्ड सीड्स एक ही लैंड पर ग्रो कर रखे हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप प्रॉपर पैटर्न का यूज करते हैं, जैसे ये लाइन वीट की है, ये बार्ले आ गया, यहाँ मिलेट आ गया, फिर से वीट आ गया। समझ रहे? तो आप एक रो वाइज पैटर्न में क्रॉप्स कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक ही लैंड पर पहले आपने वीट ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर अगले सीजन में आप इस लैंड पर वीट ग्रो नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अनदर क्रॉप। आप कोई भी दूसरा क्रॉप अपने चॉइस का यूज कर सकते हैं। पहली बात, हम ये कर क्यों रहे हैं? वाई? नॉर्मल इंसानों वाले काम क्यों नहीं कर सकते हम? तो रीजन है, अगर आप एक ही सॉइल पे बार बार एक ही तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करोगे, ऋषभ क्या समझा रहे हैं बताएं? अगर हम
एक ही जगह पे पाते हैं, एक ही तरह की ग्रोथ। हाँ, तो इधर ध्यान भी दो। तो अगर आप एक ही तरीके की क्रॉप्स बार बार एक ही लैंड पर ग्रो करेंगे तो क्या होगा वरुण, कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। मतलब सॉइल, अच्छा देखो सुनो, रोज आप एक ही तरीके का खाना खाओ, सुबह से लेके शाम तक आपको दाल रोटी खानी है, सुबह ब्रेकफास्ट भी, दिन में भी, रात में भी दाल रोटी, अगले दिन फिर वही, मतलब आप यही खाए जा रहे हैं। तो आपको दाल से प्रोटीन और रोटी से कार्बोहाइड्रेट, बस, ना कोई विटामिन जा रहा है आपके अंदर, ना कोई और फैट्स आपके अंदर जा रहे हैं, ना आपकी बॉडी के अंदर और कोई न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है नया, तो आपकी बॉडी में बीमारियां हो जाएंगी। ऐसे ही सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप हर बार एक ही क्रॉप ग्रो करोगे तो जैसे वीट ग्रो हो रहा है, तो वीट ने अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले लिए, अगले साल फिर वीट सॉइल से न्यूट्रिएंट लेगा, अगले साल फिर से वीट सॉइल से न्यूट्रिएंट लेगा। जब हर बार सेम न्यूट्रिएंट सॉइल से लिए जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो आप सॉइल को टाइम भी दो, आप सॉइल को टाइम भी दो। एक बार आपने एक क्रॉप ग्रो किया ताकि सॉइल से वो न्यूट्रिएंट खत्म हुए, अगले साल जब आपने दूसरी क्रॉप ग्रो की तो पुराने न्यूट्रिएंट सॉइल बना लेगी अपने आप, और आपके पास टाइम होगा, अब आप नए न्यूट्रिएंट सॉइल से ले रहे हैं, सॉइल की ऐसे क्वालिटी खराब नहीं होगी। इस केस में ये वाला केस समझ आया, ये केस क्यों करते हैं? तो लास्ट वाला केस इसलिए होता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी, ये केस क्यों हो रहा है? इसमें क्या है, अगर मान लो किसी वजह से मिलेट खराब हो गया तो बाकी का सब तो सही रहेगा। मान लो बार्ले को खा गए कीड़े, पेस्ट आके बार्ले की क्रॉप्स खा गए, बाकी सब तो सही रहेगा। यस और नो? इसमें ये वैसे अच्छा मेथड माना जाता है। हाँ बोलो कृष्णा। छोटी फील्ड पे हम ज्यादा अमाउंट में ज्यादा चीजों को एक साथ ग्रो कर पाते हैं। दीवार इंटरक्रॉपिंग में ऐसा होता है कि अगर बार्ले पे पेस्ट आ गए तो वो वीट पे भी तो ट्रांसफर हो सकता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि एक पेस्ट अगर एक क्रॉप खाता है तो जरूरी नहीं है वो दूसरा क्रॉप भी खाता हो। हर क्रॉप्स के पेस्ट और इंसेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। ये जो इसमें है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, इसमें क्या मतलब एक एक क्रॉप ग्रो करते हैं? एक एक नहीं, जैसे हम काफी, ये फील्ड तो बहुत बड़ा होता है ना, उस फील्ड में जैसे आप पूरे फील्ड को यूज कर रहे हो और आप करीबन 1000 क्विंटल कुछ ग्रो कर रहे हो, तो आपने 500 क्विंटल वीट कर लिया और आपने 500 क्विंटल कुछ और कर लिया, तो आपका बेनिफिट हो गया। इस साल अगर वीट की फसल खराब हो गई किसी वजह से तो दूसरी आपको क्रॉप फायदा देके जाएगी, मतलब आप पूरे लॉस में नहीं रहोगे एज अ फार्मर। समझ आया? पॉज करके बनाएंगे। इट इज द प्रैक्टिस, मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ रहे हैं, वैसे समझा दिया है। ओके, क्वाइट। It is the practice of growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land। यही बताया है, एक ही सेम piece of land पर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल में सोयाबीन, पिजन पी, व्हीट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कॉटन, मूंग बीन, व्हीट एंड ग्राम, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं कि इनके कॉम्बिनेशंस हम लोग बना सकते हैं। एडवांटेज क्या है? द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर, है ना, बताया था ना, सारी क्रॉप्स एक साथ खराब नहीं होंगी, एक आधी खराब भी हो गई तो हमारी क्रॉप्स बची रहेंगे। फार्मर टेंड टू हार्वेस्ट अ वैरायटी ऑफ produce such as cereals, pulses or vegetables or fodder to meet the various requirement of the family or an agriculture farm। तो जब फार्मर हार्वेस्ट करता है ना तो कितनी सारी चीजें आ जाती है, सीरियल्स भी आ गए, अनाज, अगर वो दालें भी ग्रो कर रहा तो पल्सेस भी मिल गई, बीच में कहीं उसने एक आधी वेजिटेबल भी ग्रो कर दी, तो उससे उसका घर पे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाता है। देखो ना, अभी एक बात सुनो, तुम एक लैंड पर बस वीट ग्रो कर रहे, तुमने वीट के साथ साथ दालें भी ग्रो करी और दालों को सेल कर रहे हैं ज्यादा अमाउंट में, तो बेनिफिट आ रहा है ना।
और अगर सारी के सारी क्रॉप्स बढ़िया ग्रो हो गई तो कितना अच्छा रहेगा। सबके रेट अलग अलग है, सबके पैसे अलग अलग मिलेंगे, बेनिफिट आएगा, घर में भी यूज कर सकता है फार्मर। ठीक है। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट of component crops yield, both the crops is increase। देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट में ज्यादातर दोनों ही क्रॉप्स जो है बेहतरीन तरीके से ग्रो होती है, क्योंकि जब एक साथ दो या तीन चीजों को ग्रो करा जाता है तो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते, तो सारी क्रॉप्स एक साथ अच्छे से ग्रो हो सकती है। फर्टिलिटी मैंने बता दिया, फर्टिलिटी बनी रहती है। चांस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन, पेस्ट भी ना कंफ्यूज हो जाता है सुन रहे हो, खाने आ रहा है वीट को, उसने दिखा रही है तो गाजर ग्रो हो रखी है, चला जाएगा, समझ रहे हो। वो एक साथ लेंगे वाले। यहाँ वाले पोर्शन में पूरे में यहाँ पे मान लो ग्रो हो रहा है सारी की सारी रागी, पेस्ट यहाँ से घुसा है वापस, क्योंकि पेस्ट को भी थोड़ा सा चांसेस कम मिलते हैं, वो वहां तक पहुंचने में पहुंच नहीं पाता ना, समझ रहे हो ना दीदी। अगर यहीं से घुसेगा रागी खाने तो वो एक चांस है कि खा सकता है, बट अगर कहीं और से आए तो चांसेस कम हो गए ना खाने के थोड़े से। और अगर सब में रागी हुई तो बढ़ ही गए, तो खाएंगे कहीं ना कहीं से तो थोड़ी बहुत रागी खाएगा पेस्ट। आगे आते हैं, इंटरक्रॉपिंग बता चुके हैं, रीड आप लोग एक बार कर लेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, ये बता दिया, दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ हम लाइन वाइज पैटर्न में ग्रो करेंगे। एडवांटेजेस एक बार पढ़िए सभी, पॉज करो, से बताएं किसी बच्चे को किसी एडवांटेज में प्रॉब्लम है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग में। नहीं, मैं डिफरेंस पढ़ने को नहीं बोला था, एडवांटेजेस पढ़ने को बोला था, एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। कोई डाउट है, बोलो सत्यम। सॉइल इरोजन इज इफेक्टिवली अरेस्टेड। सॉइल इरोजन का मतलब है सॉइल की अपर लेयर खराब हो जाना। सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, और उसकी अपर लेयर अगर हट जाए तो जो बाकी की सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो मैं पूछूंगी भी, वहां से फिर ऐसे चुपचाप नहीं बैठना, ठीक है? अदरवाइज I'll have a super punishment and you will not have a happy new year now। सिर्फ ध्यान यहाँ पे, कोई दादागिरी मत दिखाया करो वहां पे तुम लोग। पॉज करो तो बोर्ड पे देखो सभी। तो क्लास, सॉइल इरोजन क्यों होता है? अगर आप सॉइल से एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स लेते जाएंगे तो सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो खराब हो जाती है, और अगर आप सॉइल पे हर बार एक ही तरीके की क्रॉप्स ग्रो करेंगे तब भी सॉइल की अपर लेयर खराब हो जाती है। तो सॉइल की जो अपर लेयर होती है, दिस अपर लेयर, बाकी की लेयर सॉइल की ठीक है, इट्स ओके, बट द अपर लेयर इज, दिस इज मोस्ट फर्टाइल लेयर। अगर ये लेयर नहीं होगी तो आपकी सॉइल कुछ ग्रो नहीं करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ टाइम के बाद, यानी कुछ सालों के बाद, सॉइल ऑटोमेटिकली अपनी फर्टिलिटी लूज करने वाली है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस आर हैपनिंग, क्योंकि हम सॉइल को रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं दे रहे, और ऊपर से जितना भी हमारे लैंड है सब जगह तो हमने कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग्स, ऑफिसेस ये सब बना दिए। The soil is definitely not replenished now। तो एक टाइम ऐसा आएगा, तो उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो समझ आया, इरोजन होना सॉइल की हेल्दी लेयर का खत्म हो जाना। ऐसा नहीं होता है इन केसेस में, क्योंकि इनमें हम स्मार्टली काम कर रहे हैं, एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स बार बार एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। नाउ द डिफरेंस इन द मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में है, इट हैज टारगेट टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ द क्रॉप फेलियर, और इंटरक्रॉपिंग में है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। तो देखो इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ पे हम क्रॉप फेलियर पे काम करते हैं। हम एक साथ बहुत सारी चीजें क्यों ग्रो कर रहे हैं अमन? क्योंकि हम डरे हुए हैं
कि अगर हमारी एक क्रॉप वेस्ट हो जाए तो कम से कम दूसरी तो बचेगी। तो यहाँ पे क्रॉप फेलियर पे काम हो रहा है और यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है ना, इट हैज टारगेट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि इस तरीके से ग्रो करने का मतलब है ताकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहे, सॉइल अच्छी रहे, इफेक्टिव रहे। और सेकंड है, यहाँ पे हम सीड्स को मिक्स कर दें एक साथ, सारे सीड्स को ऐसे थ्रो कर दें, तो कहीं पे कुछ ग्रो हो रहा है, कहीं पे कुछ ग्रो, कहीं पे कुछ, समझ में आ। यहाँ पे हम एक प्रॉपर पैटर्न में सीड्स को। थर्ड है, इट इन्वॉल्व्स नो सेट ऑफ पैटर्न, वही सेम मिक्स क्रॉपिंग में कोई पैटर्न नहीं है, इंटर क्रॉपिंग में पैटर्न होता है। मिक्स क्रॉपिंग का फोर्थ पॉइंट है, इन दिस मेथड देयर इज अ डिफिकल्टी, है ना, ये चीज तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी यहाँ पे रहता है। एक तो हम क्रॉप्स को निकालने जाएंगे तो भी रहता है, और अभी डिस्कस हो रहा था ना, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स देंगे तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है। पर यहाँ पे ऐसा कोई, यहाँ पे हम लोग को अगर एक बार यहाँ से वीट निकाला, पता है आगे की पूरी लाइन वीट की है। आगे स्प्रेइंग, पेस्ट कंट्रोल, वही पेस्ट कंट्रोल डिफिकल्ट होता है मिक्स क्रॉपिंग में, यहाँ इजीली हो जाता है। हार्वेस्टिंग इन थ्रेशिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है हार्वेस्ट करना। हमने वीट उखाड़ा है, आगे जाके पता चला कि इससे बात करें, कोई पड़ोसी आ गया, फार्मर ने बारले उखाड़ लिया, अरे 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 बारले आ गया हाथ में, मतलब नहीं, मुश्किल है, समझ रहे हो ना, चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है यहाँ पे। बहुत ध्यान से एज अ फार्मर को मिक्स क्रॉपिंग में काम करना होता है ना प्राची, ऐसा नहीं आंख बंद करके हम सो गए, हमें ट्यूशन नहीं जाना, है ना साधना, हम सो गए, मतलब ये मिक्स क्रॉपिंग टाइप ऑफ लिविंग है ना, केयरलेस टाइप ऑफ लिविंग। आगे आते हैं, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ ओनली मिक्स प्रोड्यूस इज पॉसिबल। यहाँ पे चीजें भी मिक्स्ड ही बिकती है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप लोग प्रॉपरली वीट निकाल पाए, वीट के साथ बारले भी आ जाता है, तो यहाँ पे मिक्स्ड चीजें एक साथ सेल आउट होती है, पर यहाँ पर आप सेपरेट चीजों को आराम से करके सेल आउट कर सकते हैं। आगे आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन समझा में नहीं दिया था, एक ही लैंड पर हर सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। एडवांटेज आप इसकी रीड कर लेंगे, इजी है, एक बार रीड करके मुझे बताइए, कोई डाउट है तो फिर आते हैं इस पर। नेक्स्ट पॉइंट, गुड़िया, दैट्स टू स्ट्रेंज, ओके, एनी डाउट? चलिए सब पढ़ लिया, एक्सप्लेन करेंगे तन में। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन का तन में पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला है। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब क्या है? तो आपको तो सब समझ आ गया, तो मैंने अभी पूछा तो क्या है मतलब। अभी ना अभी आप लोग आंख बंद करके मुझे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं अगर कुछ पढ़ने को दूंगी तो मैं किसी वजह से पूछ भी सकती हूँ कि क्या समझ में आया। हाँ जी अरमान, पहले तो फर्स्ट समझाओ। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये उसमें बताया क्रॉप रोटेशन पे रिप्लेनिशमेंट, वो फिर से क्रॉप ला। वेरी गुड। जो हमारी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी वापस से अच्छी होती है, और हमारी जो सॉइल होती है रिप्लेनिशमेंट यानी फिर से ग्रो करती है। उसके बाद है डिप्लीशन नहीं होता सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट का, मतलब हमारे न्यूट्रिएंट में कमी नहीं आएगी अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो। क्या समझाया मैंने अभी? हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, इट प्रिवेंट द बिल्डिंग अप ऑफ डिजीज एंड। देखो अगर हम बार बार क्रॉप रोटेशन करते हैं तो प्लांट में कम बीमारियां होती है, क्योंकि प्लांट में आधी बीमारियां तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। तो अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही कम नहीं होंगे तो प्लांट में डिजीज भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, इट एनहांस द प्रोडक्शन बाय इनकमिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा और हम ज्यादा सारी चीजों को ग्रो कर पाएंगे। आगे है क्रॉप। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाया, कैसे कैसे आप प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हो। अब लोग पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन। हम प्रोटेक्शन में ये स्पेशली पढ़ेंगे कि इंसेक्ट को, पेस्ट को, इनको हटा कैसे सकते हैं, कैसे अपनी फार्मिंग में हम प्रोटेक्शन ला सकते हैं क्रॉप्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, अभी है टाइम। In the fields, crops have to be protected from weeds. Underline करो, from weeds, insect pest. फिर आप कर लेते हैं ना बाद में underline. Okay. Weeds, insect pest and disease causing organism like fungi. Okay. तो plants को क्या क्या नुकसान पहुंचाता है? Weeds, insect pest. आपने सबने घर में fungi तो देखा है प्लांट पे लगा हुआ, कहाँ? ये ब्रेड नहीं, कौन से वेजिटेबल पे फंजाई देखा है? क्यूकम्बर।
लेमन पे देखा है वो ब्लैक ब्लैक जो आ जाता है, यस। सबसे मोस्ट कॉमन आपने देखा है अनियन पे। अनियन के ऊपर जो काला काला आपके पास ब्लैक हो जाता है इसका छिलका, कहीं कहीं से गंदा नहीं हुआ है वो अनियन, अभी कहीं से भी ऐसे पिलपिला भी नहीं हुआ है, सॉगी भी नहीं हुआ है। अनियन का सरफेस पे कहीं कहीं ब्लैक पाउडरी पाउडरी कुछ लगा हुआ है, वो फंगस है। सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है वो, दैट्स ब्लैक फंगस, जो कोरोना के टाइम पे बहुत पॉपुलर भी हुआ था। और इसलिए जब भी अनियन खाएं तो सबसे पहले अनियन के छिलके आप साइड में रखें, और कभी भी नाइफ से काटते हुए जरूर ध्यान रखें कि कहीं आप ब्लैक वाली सरफेस से तो नहीं काट रहे, मेक श्योर, ठीक है। हाँ, बहुत डेडली नहीं है, पर उन लोगों के लिए बहुत डेडली है जिनका इम्यूनिटी वीक है, उनके लंग्स को डैमेज करता है, ठीक है। तो नहीं आता हाँ, क्यूकम्बर पे जैसे कि उसके ऊपर वाइट वाइट जो आ जाता है ना, वो होता है। और फंगस आप लोगों ने, मशरूम पे भी देखा हाँ मशरूम तो फंगस है क्लास, कैसी बात करें, मशरूम इज फंगस, मशरूम इज नॉट अ वेजिटेबल क्लास, इट्स अ फंगस that you are eating, okay? Mushroom is a fungus, मशरूम एक फंगस है, आप फंगस खा रहे हैं, मशरूम खाते हैं तो, but it's a source of eating, हम लोग खा रहे हैं उसको, that's not bad। वो कॉज नहीं करता कुछ। मशरूम से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, some people, I haven't eaten mushroom in my whole life because definitely not, even I have taste, मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, हमारे घर नहीं बनता, तो हम खाली सब्जियां खाते, ऑर्गेनिजम्स नहीं खाते। आजकल तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने का ट्रेंड है ना, हाँ, सिंगल सेल प्रोटीन सीवीड्स बिक रहे हैं अमेज़न पे, भर भर के लोग घर मंगा के खाते हैं, प्रोटीन रिच, ओके। तो हाँ, तो आगे है all these cause damage to the crop plants so much that most of the crop is lost, thus the crops can be protected by the following methods। तो आप अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए इन सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स होंगे, विल लर्न इन, समझ आया? पक्का बेटा हटाना नोट्स, कैन यू प्लीज?